कुछ पर्टिकुलर चैप्टर अपन लोगों ने लिए हैं, वो मैं तुम्हारे करवा देता हूँ, है ना। कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे लिए मैंने, ठीक है बच्चे, है ना। वो करके अपन उसके एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है। बोलो, यस सर। है ना। सबसे पहले चेंज इन पीएसआर अपन कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। चलो, तो चेंज इन पीएसआर में क्या है, ओल्ड रेशो किसको कहते हैं, जिसमें वो लोग ऑलरेडी अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ओल्ड रेशो किसको कहते हैं, जिसमें वो ऑलरेडी अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, है ना। और न्यू रेशो किसको कहते हैं, न्यू रेशो किसको कहते हैं, बताओ। जिस रेशो में फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वो लोग क्या करेंगे, बांटेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद फिर गेन किसको कहेंगे, द पार्ट विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। अगर कोई छोड़ करके जा रहा है तो फिर जितना छोड़ करके जा रहा है, जितना मिल रहा है पार्टनर्स को, तो क्या होगा, दैट विल बी द गेन, ठीक है ना। हेलो, ठीक है, बताते जाना बेटा, ठीक है। फिर चेंज इन यस। पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या था, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस, बच्चे आ रहे हैं, है ना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब एक या एक से पार्टनर जो है, अब वो दूसरे पार्टनर से कुछ ना कुछ एक्वायर करे, जैसे एक का 1/2 था, तो वो 1/3 हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। हियर इफ सेम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वन और मोर पार्टनर इंक्रीजेस, देन शेयर ऑफ वन और मोर पार्टनर डिक्रीजेस। मतलब मान लो 3 पार्टनर है और अभी भी 3 ही रहेंगे, और वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एक का कम हो जाएगा, एक का ज्यादा हो जाएगा। मतलब पहले भी उतने ही लोग बांट रहे थे, अभी भी उतने ही लोग बांटेंगे, लेकिन किसी का कम किसी का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चे। पीएसआर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, गुडविल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और रिवैल्यूएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है बच्चे। इन 3 चीजों पे क्या पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला है, किस चीज का, चेंज इन पीएसआर का, ठीक है बच्चे। देखो जरा, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्या करोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को पहले क्या करेंगे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ठीक है बोलो, है ना। आवाज आ रही है ना आपको प्रॉपर, यस सर। है ना, ठीक है। गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यही 3 होते हैं मेनली जो हमको करने होते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चे, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो, गेनिंग पार्टनर को हमेशा डेबिट करोगे। गेनिंग पार्टनर कौन होगा, गेनिंग पार्टनर कौन होगा, जिसको कुछ ना कुछ शेयर का फायदा हो रहा है, जिसको कुछ ना कुछ शेयर का फायदा हो रहा है, वो कौन कहलाएगा बच्चे, गेनिंग पार्टनर, ठीक है ना। तो हमेशा जिसको प्रॉफिट शेयर का फायदा हो रहा है, जैसे मान लो किसी का पहले 50% था, अब उसका 60% हो जाएगा, क्लियर है, 1/4 था और 1/3 हो जाएगा, तो वो उसका कैपिटल हमेशा डेबिट होगा, ठीक है बच्चे, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो, अमित और काजल पार्टनर्स हैं, और प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं, 3:2। 1 जनवरी से उन्होंने कहा कि चलो इक्वली करते हैं, इक्वली करते हुए किसको फायदा हुआ बताओ, अमित और काजल में से किसको फायदा हुआ बच्चे, बताओ बताओ, बताओ बताओ, किसको फायदा हुआ, काजल को फायदा हुआ, क्योंकि पहले 3/2 था, 3:2 था, इसका मतलब क्या था कि 60% प्रॉफिट कौन लेकर के जा रहा था, बताओ बताओ बताओ, 60% प्रॉफिट कौन लेकर के जा रहा था, हेलो हेलो, हेलो गाइस। फटाफट से एक बार फिर से बता देता हूँ, नया आ गया बच्चे कुछ कुछ, ठीक है। चेंज इन पीएसआर, ठीक है, वो सब ऑन है ना, बंद करना पड़ेगा।
लाइफ ज्यादा है नहीं। ठीक है, चलो थोड़ा बेटर हुआ ना, थोड़ा बेटर हुआ है ना। नहीं तो फिर ये और ट्रेस करते हैं, ये वाला, इससे सीधे रोशनी आ रही है ना, आराम से करना, वो गिर सकता है। ठीक है, चलो तो चेंज इन पीएसआर, ओल्ड रेशो कौन सा होता है जिसमें कि वो लोग ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, आ रहा है समझ में। ठीक है, न्यू रेशो क्या होता है कि जो अब जिस रेशो में वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। ठीक है ना। गेन जिसको भी पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिल रहा होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, गेन, जितना भी ज्यादा मिल रहा होगा। क्लियर है, इसको तुम परसेंटेज में, रेशो में कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चेंज इन पीएसआर, अगर मान लो सबसे पहले टॉपिक है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर, मान लो तीन पार्टनर थे ए बी और सी, और मान लो इक्वल पार्टनर थे और वो शेयर चेंज कर लो, मान लो ए और बी। क्लियर है, तो 2:1 में शेयर कर रहे थे, तो एक को 66% मिल रहा था, एक को 33% मिल रहा था। क्लियर है, ठीक है, एक को 66 मिल रहा था, एक को 33 मिल रहा था। अब मान लो कि इक्वल कर लग जाएंगे, तो जो 66 वाला है उसको कितने मिलने लग गए, 50, और जो 33 वाला था उसको कितने मिलने लग गए, 50। दोनों को 50-50 हो गए अगर इक्वल हो गया तो 33 वाले ने गेन किया, 66 वाले ने लूज किया। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज होता है तो वन इज विनर, वन इज लूजर, अरे समझ में, या एक से ज्यादा होंगे तो। ठीक है, गेन मतलब उसका शेयर एडिशन हो गया, सेक्रीफाइस मतलब कि उसका शेयर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएसआर ऑन द फॉलोइंग, तीन चीजों को मेनली हम देखते हैं तब जब भी पीएसआर चेंज होता है। कौन कौन सी चीजों को देखते हैं हम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, गुडविल और रीवैल्यूएशन। मतलब ये तीन एडजस्टमेंट कह लो कि हम करते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का क्या करते हैं, बांट देते हैं। मान लो रिजर्व बचा है बैलेंस शीट में, तो अपन क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, एंट्री क्या होगी, याद है, रिजर्व वगैरह है बैलेंस शीट में तो बांट देंगे। रिवैल्यूएशन के जस्ट पहले क्या एंट्री होगी, रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये रिकॉर्ड हो रहा है तो उसको देख भी सकते हो बाद में। क्लियर है, ठीक है। गुडविल का क्या करोगे, गुडविल का एडजस्टमेंट में तो है ही बहुत सारी चीजें। रिवैल्यूएशन में क्या करोगे, सारे एसेट लायबिलिटी रिवैल्यू करोगे, उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको पार्टनर्स में बांट दोगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, सबसे पहले गुडविल के ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी ओल्ड पार्टनर, जो भी गेनिंग पार्टनर होता है, गेनिंग पार्टनर मतलब जिसका प्रॉफिट शेयर पहले कम था अब ज्यादा। गेनिंग पार्टनर कौन होता है, जिसका प्रॉफिट शेयर पहले कम था अब ज्यादा, उसका कैपिटल डेबिट होगा। और जिसको क्या हो रहा है, नुकसान, जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, मान लो पहले जिसको 50% मिल रहा था उसको 40% मिल रहा है, तो वो जो 10% है, 10% को फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 1/10, 10% को फ्रैक्शन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1/10। तो वो टोटल गुडविल का 1/10 निकाल करके क्या किया जाएगा, वो 1/10 किसको मिलेगा, वो 1/10 किसको मिलेगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। इस केस में, गुडविल की केस, कितना, जितना गेन कर रहा है उतना उसका कैपिटल डेबिट होगा, जितना जो सेक्रीफाइस कर रहा है उतना उसका कैपिटल गुडविल के लिए क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर है ना। तो ये पहले है अमित और काजल, ठीक है ना, कितना शेयर कर रहे थे, 3:2। इसका मतलब अमित को मिल रहा था 3 और काजल को मिल रहा था 2। तो परसेंटेज भी देखा जाए तो अमित को मिल रहा था 60% और काजल को मिल रहा था 40%। 3:2 को ऐसे बोल सकते हैं कि 60:40। 1 जनवरी से उन्होंने कहा कि चलो अब हम प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। इस इक्वल शेयर करने के चक्कर में किसको नुकसान होगा, अमित को या काजल को, किसको नुकसान होगा, अमित। अमित। क्लियर है, अमित को, क्योंकि अमित को पहले मिल रहे थे 60%, अब उसको मिलेंगे 50%। और एग्जैक्टली उतना ही गेन किसको होगा, काजल को। पहले उसको मिल रहा था 40%, अब उसको मिल रहा होगा 50%। तो फ्रैक्शन में बोला जाए तो पहले उसको 3/5 मिल रहा था, समझ में रहा है, ठीक है, अब उसको 1/2 मिलेगा। 3/5 और 1/2 में क्या रिलेशन है, 3/5 इज 60%, 1/2 इज 50%। क्लियर है, तो अगर गुडविल की वैल्यू टोटल 60,000
गुडविल की वैल्यू कितनी थी? 60,000। तो इसका निकाला जाएगा क्या? 10%। 10% इज हाउ मच? 6,000। नहीं आ रहा समझ में? सॉरी, 10% कितना आएगा टोटल गुडविल का? अह, कितना 10% सेक्रीफाइस कर रहा है? कितना कर रहा है वो? कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? पहले इसको मिल रहा था 60%, अब उसको 50, हाँ तो 10% कर रहा है। ठीक है, तो 10% कितना आएगा गुडविल का? 6,000 है ना। लेकिन अमित को अब कितना मिलने लग जाएगा? 1/2। इसको अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, 3/5 माइनस 1/2 करके। 3/5 माइनस 1/2 करोगे तो कितना आएगा? देखो 1/6 आ रहा है क्या? हो सकता है कि गड़बड़ हो, देख लो इसको एक बार, है ना। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 5 2 द 10, 2 5 द 10, तो 3 2 द 6 माइनस कितना आएगा? 1/10 आएगा ना, है ना। चलो, 1/10 इज हाउ मच? 6,000। तो पीपीटी में गलत कैलकुलेटेड है, अपन ने सही कैलकुलेट किया। कितना है? 6,000। क्लियर है, क्योंकि अपन ने उसको परसेंटेज से कर लिया। देख रहे हो क्या? समझ में आया जो मैंने किया है? ये आंसर गलत है 10,000, अपन जो कर रहे हैं 6,000 वो सही है। क्लियर है क्या ये? क्योंकि इनका बस कैलकुलेशन गड़बड़ आ गया। ठीक है, चलो। तो अमित एंड काजल वर पार्टनर्स। ठीक है, ये हो गया ना। एंट्री क्या होगी? गेनर कौन है इन दोनों में? गेजर कौन है? गेनर कौन है? काजल। तो काजल का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। आ रहा है समझ में? और उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? अमित का क्रेडिट। कितने से? 6,000। क्लियर है? ठीक है, चलो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का क्या होगा? ठीक है, तो अगर मान लो आपकी बैलेंस शीट में क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं वो दिखने में? रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और या तो फिर रिजर्व फॉर कंटिन्यू। इस तरीके के नाम से अगर आपको बैलेंस शीट में कुछ भी दिख रहा है, और रिवैल्यूएशन हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, समझ में आ रहा है? या जिस चेंज इन पीएसआर हो रहा है, क्लियर है, तो आप क्या करेंगे? इस रिजर्व वगैरह को बांट देंगे। इसी तरीके से सेम लॉसेस का भी होगा। अगर आपके पास लॉसेस हैं तो आप उनको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉसेस जनरली आपको डेबिट साइड दिखेंगे, और अगर आपको ये लाइबिलिटी साइड दिखेंगे तो माइनस में दिखेंगे। क्लियर है? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप अगर पास लग रहा हो तो आप उसको दोबारा भी रेफर कर सकते हैं। क्लियर हो गया क्या ये? ठीक है, तो ये पीएनएल डेबिट बैलेंस नॉर्मली क्या क्या नाम से दिखते हैं ये देख लो। आपके बुक में नाम यही नाम दिए हो, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आएगा आपको। क्लियर है? तो ये नाम देख लो, बस ये याद रखना। डेबिट बैलेंस है पीएनएल का तो क्या होगा? लॉस। क्रेडिट बैलेंस है तो क्या है? प्रॉफिट। क्लियर है? कैसे बांटेंगे इसको? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर प्रॉफिट है बांट दो, लॉस है बांट दो। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उसको आप बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में नहीं दिखे, और एक क्वेश्चन क्या आता है कि दिखता रहेगा जो जैसा दिख रहा था, तो उसमें आपको याद होगा दो ट्रीटमेंट थे। चलो ठीक है, मैं बता। केस वन, जब उनके प्रॉफिट्स को वगैरह को क्या करना है? आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कुछ नहीं दिया रहेगा तो यही ट्रीटमेंट करना है, कुछ नहीं दिया रहेगा तो यही करना है। क्या करना है? वी आर और एस पार्टनर है 4:3:2। वी आर और एस पार्टनर है 4:3:2। 1 अप्रैल 2015 से उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयर कैसे करेंगे वो? इक्वली। ऑन दैट डेट उनकी जो बुक्स थी उसमें क्रेडिट बैलेंस कितना दिख रहा था? देयर बुक their books of account showed a credit balance of 3,60,000। ठीक है, 36,000, है ना। वो 3,60,000 है, वो एक जीरो नहीं लग पाया। ठीक है, और 90,000 तक इसमें जनरल रिजर्व में। कुछ नहीं, ये दोनों बांट दोगे। बांटेगा कैसे? ओल्ड प्रॉफिट्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना है ओल्ड पीएसआर? 4:3:2। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? वी, आर और एस। क्लियर है? पूरा 90 और 3,60,000 जोड़ करके कैसे करोगे? 4:3:2 में बांट। समझ में आ रहा है? क्या आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जोड़ दीजिए 90,000 और 3,60,000, आप उसको जोड़ देंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे?
ठीक है, तो 90,000 में 3,60,000 कितना हुआ? 4,50,000। उसको आपको 4:3:2 में बांटना है। 4:3:2 में कितना हुआ टोटल? 10। तो 4,50,000 को डिवाइड बाई 10 करोगे तो आएगा 45,000। 45,000 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 4, 5 से 7, नो सॉरी 9 है। डिवाइड बाई 9 करेंगे। 4,50,000 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना? 4,50,000 डिवाइड बाई 9 कितना होता है? 50,000। तो इंटू 4, फिर इंटू 3, इंटू 2 कर 2,00,000 वी को मिल जाएगा। आर क्रेडिट। क्रेडिट क्यों हो रहे हैं ये लोग? क्योंकि रिजर्व एक्यूमुलेटेड था, उन लोगों को मिलेगा। तो कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है। कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल क्या होता है बच्चे? क्रेडिट। क्लियर है? केस 2, वी आर और मतलब अगर मान लो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो अपन नेट सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेते हैं, न्यू रेशो और ओल्ड रेशो को माइनस करके, ठीक है ना? तो इनका ओल्ड पीएसआर क्या था? 4:3:2। उसके बाद क्या इन लोगों ने तय किया कि कैसे ये लोग शेयर करेंगे अब इक्वल। देखो जरा क्या तय किया इन्होंने कि कैसे शेयर करेंगे ये लोग इक्वल। देखो जरा, ठीक है? देखोगे तो तुम्हें समझ में जाएगा। क्लियर? कैलकुलेट करके देखो जरा, मतलब ठीक है ना? क्या होगा इसमें? क्या करना होगा? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड? ओल्ड माइनस न्यू। क्लियर है? उससे क्या आएगा? सेक्रीफाइस। कब आएगा सेक्रीफाइस? जब क्या ज्यादा होगा या क्या कम होगा? न्यू कम होगा तो सेक्रीफाइस, न्यू कम होगा तो सेक्रीफाइस। नहीं आया समझ में? अपेरेंटली देखने में आपको समझ में आ जाएगा वैसे तो। क्लियर है? अगर इक्वली हो रहा है और 3 पार्टनर है, अगर इक्वली हो रहा है और 3 पार्टनर है तो परसेंटेज में सोचो कितना कितना शेयर मिलेगा? 33%, 33%। अभी कितना मिल रहा है? अभी टेक्निकली ए को ज्यादा मिल रहा है, मतलब वी को ज्यादा मिल रहा है, आर को उससे कम, एस को उससे कम, ठीक है ना? तो तीनों को अलग अलग शेयर मिल रहा है। तो आप इसका निकालोगे तो ये इन लोगों ने निकाल करके रखा हुआ है ना? तो चलो ये तो सही कैलकुलेट किया है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये आ गया सेक्रीफाइस 4/9 माइनस 1/3। 1/3 इज व्हाट? न्यू रेशो। ये ओल्ड रेशो इनका क्या था? 4/9 वी का। और न्यू रेशो कितना था? 1/3। तो सैक्रिफाइस कितना आ जाएगा? 1/9 वी का। आर का जितना पहले था अभी भी उतना ही है, पहले उसको 3/9 मिल रहा था, दैट वाज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? और जो एस है उसको पहले 2/9 मिल रहा था और अब उसको कितना मिल रहा है बच्चे? 1/3। तो दैट इज गेन ऑफ 1/9। तो मतलब कि है 3 पार्टनर, लेकिन गेन और सेक्रीफाइस 2 ही पार्टनर का आ रहा है। क्लियर है? और वो उसका अमाउंट भी कितना है? 1/9। क्लियर है? तो अगेन टोटल प्रॉफिट कितना था? रिजर्व का कितना बैलेंस था? 3,60,000। पीने का कितना बैलेंस? जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस था? 90,000। टोटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कितना था बुक्स में बच्चे? 4,50,000। 3 बजे से थी ना क्लास? हाँ, 4,50,000। क्लियर है? और 4,50,000 को बांट दोगे तो मतलब 4,50,000 का क्या निकाल लोगे? 1/9। 4,50,000 का क्या निकाल लोगे? 1/9। 1/9 कितना आएगा उसका? 50,000। 50,000 कौन किसको दे देगा? जो गेनर है वो क्या करेगा? उसका कैपिटल क्या होगा? जो गेनर है उसका कैपिटल डेबिट होगा। कितने से? 50,000 से। और जो सेक्रीफाइजर उसका कैपिटल क्या होगा? क्लियर है? इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? एस कैपिटल टू वी कैपिटल। क्लियर है? तो रिजर्व वगैरह जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना, व्हेन फर्स्ट व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूट, पढ़े हुए तो आप क्या कर दोगे? लॉस है, लॉस है तो क्या होगा? कैपिटल डेबिट डेबिट हो जाएंगे, कैपिटल्स डेबिट हो जाएंगे। अगर लॉस है तो कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। किस रेशो में? वही पीएसआर, और मतलब ओल्ड पीएसआर। ठीक है, चलो। व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर, लॉसेस आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर क्या होगा? अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो अगेन हम लोगों ने वही निकाला। अब इन लोगों ने के, एम और एन ले लिया है। 1:2:2 से शेयर निकालने का तरीका नया होगा, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम ही रहने वाला है। शेयर कैलकुलेशन में किसी को इशू है क्या? शेयर कैलकुलेशन में किसी किसी को इशू है क्या? जो गेन और सेक्रीफाइस निकालना होता है उसकी प्रैक्टिस करनी है क्या अपने को? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अदिति मैम से बात हुई है तो आप लोगों ने बोला है कि
शेयर निकालने की भी प्रैक्टिस करनी है उनको, पक्का। पता नहीं मुझे इसमें जैसी फील आई, है ना, मतलब जो कन्वर्सेशन था मुझे इसमें ऐसा लगा कि शायद शेयर निकाल। ऑनलाइन तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, शेयर निकालने में तो किसी को नहीं है, मैं फिर अलग से लगा लूंगा क्लास आपके सर लिए। हाँ बोल रहा हूँ, ना बोल रहा हूँ, माइक ऑन करके एक सेकंड वेट। हाँ बच्चे, नो सर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो ठीक है। सिंगल जर्नल एंट्री अगर पास करनी हो, है ना, एडजस्ट करने के लिए, याद है क्या ये वाला, सिंगल जर्नल एंट्री करनी हो, ठीक है, तो चलो मैं इसको एमसीक्यू से ही करा दूंगा आपको, इसके प्रैक्टिस वाले सारे, ठीक है। रीवैल्यूएशन के केस में क्या करते हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन के केस में क्या करते हैं बच्चे, हमको क्वेश्चन में दिया होता है कि भैया जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज पहले थे, अब क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी इवेंट क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन, और वो या तो दिया ही हुआ है कि रिवैल्यूएशन हो रहा है, और या तो फिर इवेंट है कि चेंज इन पीएसआर, दूसरा इवेंट क्या होगा, एडमिशन या रिटायरमेंट, कुछ भी होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कुछ एसेट्स रिवैल्यू हो गए, उनकी वैल्यूज चेंज हो गई, क्लियर है। तो अगर नई वैल्यू ज्यादा है, मान लो कि आपका जो बिल्डिंग थी वो 50,000 की थी, और वो बोल रहा है कि रिवैल्यूड इसका 60,000 है, समझ रहे, पहले कितना था 50,000, अब कितना है 60,000, इसका मतलब 10,000 का गेन। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट की तरह होगा, जिसमें कि एंट्रीज किस तरफ आएंगी, क्रेडिट साइड अगर प्रॉफिट हुआ है तो, डेबिट साइड अगर लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो किस साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट वो लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्लियर है ना। तो मान लो कि आपका अच्छा, इसमें भी दो बातें कि रिवाइज वैल्यू से मेरे को दिखाना है, ये पता है आपको ये दो बातें कौन सी है, कि आपकी जो नई बैलेंस शीट है वो रिवाइज वैल्यू से दिखेगी या ओल्ड वैल्यू से ही दिखती रहेगी। इसका मतलब आपकी 50,000 की मशीन अगर 60,000 की होगी, आपकी 50,000 की मशीन कितने की हो गई बच्चे, एक्चुअल में 60,000। नई बैलेंस शीट बचेगी उसमें 50 की दिखाना है, नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें 60 की दिखाना है, यही दो अलग अलग इसके वो है। बाकी 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो तो बांटना ही बांटना, लेकिन बैलेंस शीट में, फ्यूचर बैलेंस शीट में क्या दिखाना है, 50,000 यानी ओल्ड वैल्यू होगी, फर्स्ट मेथड है, सॉरी फर्स्ट मेथड है कि 60,000 में दिखाना है रिवाइज वैल्यू, सेकंड मेथड है कि रिवाइज वैल्यू नहीं दिखाना है, मतलब मुझे ओल्ड वैल्यू दिखानी है, मतलब बिल्डिंग जितने की दिख रही थी, मशीन जितने की दिख रही थी 50,000 की, मैं नई बैलेंस शीट में भी 50,000 की ही दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉफिट हो चुका है, उस प्रॉफिट को तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। आप नई बैलेंस शीट में कितनी भी वैल्यू पे दिखाओ, आपको उस प्रॉफिट या लॉस का एडजस्टमेंट तो करना ही होगा, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा, क्लियर है। और अगर सेम वैल्यू पे दिखाना है तो एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा होता है, क्लियर है, जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टाइप अपन ने किया था, शायद वो आ नहीं रहा है ना तुम लोगों को, है ना, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, क्या होगा, द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, ताकि जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे इन द ओल्ड रेगुलेशन। क्या ये क्लियर है, अपन इससे करें कि मेन बुक से कर लें, इससे चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम में नए वो रेफर करने में थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत होती है, चल रहा है, इससे कोई इश्यू तो नहीं है ना, बताते हैं ना। हाँ, है क्या किसी को दिक्कत, क्लियरली बता देना बेटा, एग्जाम में तुम लोग का है ना, मैं तो पास हो गया। ठीक ठीक है, इनकमिंग पार्टनर में नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रॉफिट और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है ना, मतलब जब तुम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो ना, इसलिए तुम उसके एडमिट होने से पहले अपना रिवैल्यूएशन करके रख लेते हो, इसलिए जब भी रिवैल्यूएशन नॉर्मली होता है तो नए पार्टनर को कुछ भी हम नहीं करते हैं, क्लियर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बनाते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट मतलब ऑल लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, ऑल प्रॉफिट्स आर टू बी क्रेडिटेड, क्लियर है ना। इसको तुम कैसे देखोगे, टी शेप का जो अकाउंट बनेगा उसमें डेबिट साइड भी क्या आएंगे, जब भी कुछ नुकसान हो रहा होगा, नुकसान तुमको ऑटोमेटिकली डेबिट साइड क्या आएगा, नुकसान, आ रहा है समझ में, क्रेडिट साइड क्या आएगा, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन। तो जब भी तुमको बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है तो तुम इस तरीके से सोच लो कि बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है तो नुकसान, रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड, सॉरी, है ना, लॉस हो रहा है तो
तो एंट्री आप देखो डेबिट साइड में क्या लिखते हैं अपन, टू लिखते हैं कि वैल्यू लिखते हैं, टू लिखते हैं ना। तो टू बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है। आप वैसे भी देख सकते हो, किसी भी तरीके से देखो कि आपका सेम ही रहने वाला। क्लियर है क्या? फिर है ना, प्रॉफिट कब होगा? जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड असेट है तो प्रॉफिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट। प्रॉफिट कब कब होगा? जब असेट बढ़ेगा, जब अनरिकॉर्डेड असेट मिलेगा, जब लाइबिलिटी डिक्रीज हो। क्लियर है? लॉस कब होगा? जब असेट की वैल्यू कम हो, जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिले। ठीक है? और जब लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो रिवैल्यूएशन का प्रोफॉर्मा किस तरीके का रहेगा? देखो ऊपर उसमें रेड से लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में वो हो गया है ना। डेबिट साइड में देखो क्या लिखा है, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। कोई भी बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन्वेंट्री, समझ रहे, कुछ भी अगर लॉस होता है, कुछ भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो डेबिट साइड आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। क्लियर है क्या ये? क्या ये क्लियर है? फिर नीचे क्या लिखा है, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, डेबिट साइड पूरे लॉस आते हैं। लॉस कब होता है? जब असेट की वैल्यू कम होती है, जब लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलती है, इसलिए ये डेबिट साइड। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, लेकिन उसके जस्ट नीचे जो है टू प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो वो उसको अपन इस साइड लिखते हैं, होता है वो क्रेडिट ही बैलेंस है, लेकिन क्लोज करने के लिए अकाउंट अपन उसको किस तरफ लिखते हैं, इस तरफ। और उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, उसे कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना? और क्रेडिट साइड भी क्या आएगा? बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, बाय अनरिकॉर्डेड असेट। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस होगा और वो लॉस इस तरफ दिखाया जाएगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, उसको अपन दूसरी साइड दिखाएंगे। ये सब बैलेंस करने के लिए। बाकी क्रेडिट साइड ज्यादा हो रही है, वो जो नीचे प्रॉफिट दिख रहा है, उसका अगर अपन बोलेंगे उसका कौन सा बैलेंस बचा है, तो अपन उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस ही बचा है। दिख रहा है वो डेबिट साइड, दैट इज अनदर स्टोरी। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो रिवैल्यूएशन इस तरीके से बनता है। तो इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। अगर ये राइट साइड, अगर ये क्रेडिट साइड कुछ भी आ रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है बच्चे? क्रेडिट। आ रहा है समझ में? साइड आ रहा है लेफ्ट साइड, तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। ठीक है? प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। आ रहा है समझ में? मतलब कि अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। आ रहा है समझ में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। लॉस हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। लॉस हुआ तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट किस रेशो में होंगे? ओल्ड रेशो में। क्लियर है? ठीक है ना? तो लॉस के लिए इस तरीके से होगा, प्रॉफिट के लिए इस तरीके से होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, ये नेट एंट्री दी हुई है, आप लोग तो सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट ही लिखेंगे। ये वो दिया हुआ है कि अगर रिवैल्यूएशन बनाते ही नहीं हो तो ऑब्वियसली बात है एसेट बढ़ेगा और इस तरीके से। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल दिया ये है वो। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि एक्चुअली में ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन अपन एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिखाएंगे? ये क्या ही क्लियर है? क्या ही समझ में आ रहा है? कोई इश्यू तो नहीं है? फिर देखो, when revised asset and liability are to be shown in the books। मुझे एडजस्टमेंट इसलिए नहीं कराना, लेकिन इन जनरल देखने के लिए कि मान लो ये आपकी एक बैलेंस शीट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। मान लो आपकी बैलेंस शीट है, बिल रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। बहुत सिंपल सा है। और इस साइड क्या है? आपके कैपिटल अकाउंट, सिंडिकेटर, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ऊपर अगर आप देखोगे तो पहले 3:3:2 था। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अब 1 अप्रैल 2015 से हम क्या किस रेशियो में शेयर करेंगे अपना? 4:3:1। समझ में आ रहा है? हम इस रेशियो में शेयर करेंगे। इट वाज अग्रीड दैट पार्टनर्स अग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है रेशियो चेंज होगा। अगर देखा जाए तो कुछ नहीं हो रहा है, बस ए जो है उसको कितना 1/8 मिल रहा है, किससे? सी से। देखो जरा ध्यान से, 3:3:2 था, बस एक पॉइंट सी का उठ के किसके पास आ जा रहा है? ए के पास। नए रेशियो में देख पा रहे हैं आप? 1/8, यहीं से रेशियो निकल आएगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो ठीक है, ये सिर्फ उसके लिए। ठीक है ना?
बाकी देखो जरा ध्यान से, बिल्स रिसीवेबल क्या आपको दिख पा रहा है? थर्ड पॉइंट से देख लेते हैं। एक सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? मशीनरी रिड्यूस हुई है 5,000 से, समझ में आ रहा है? तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के किस तरफ की एंट्री आएगी? डेबिट साइड, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? लॉस या प्रॉफिट? लॉस। क्लियर है? फर्नीचर टू बी इंक्रीज बाय 18,000, ये रीवैल्यूएशन के किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड। एंट्री क्या होगी? फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर डेबिट कर दो। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। मशीनरी रिड्यूस हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो पहले वाले मतलब सेकंड वाले में मशीनरी रिड्यूस हो रही है तो मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन डेबिट। इस वाले में फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा जब हम सारी की सारी एंट्रीज कर लेंगे। अरे समझे? बाकी फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो भी आप ध्यान रख लें कि जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं तो लॉस होता है, जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं तो प्रॉफिट में से आप करते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ लॉस, तो ये भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। क्लियर? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि भाई कुछ अमाउंट जो है वो बैड डेट्स के तौर पर जाएगा। क्लियर है? स्टॉक का पता चला कि वो ओवर वैल्यू था, याद रखना। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने में अगर गलती हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मुझे लगता है इंग्लिश के पेपर में आपका हिंदी आया था, कॉम्प्रहेंशन वगैरह के कारण हो गया होगा, कॉम्प्रहेंशन आए थे वही, इसीलिए। ठीक है ना? कितने मार्क्स का छूटा? थोड़ा नहीं है, चलो good। कितने तुक्के लगाए, मतलब 100 में से 100 थे? 60? 60 में से कितने तुक्के हैं? तो 50 में से कितने तुक्के लगाए? आंसर तो ये नहीं। चलो बस। वो भी सी बात है, वो तो बहुत ही लफड़ा मस्त है। बिजनेस का पेपर सही है, तो फिर चेक किए कि भग गए रे? चेक किए ना प्रॉपर? अच्छी बात है। क्योंकि ना पता क्या होता है, अगर आपका लेट हो रहा है तो गड़बड़ है, लेकिन अगर आपका जल्दी हो रहा है ना तो भी थोड़ी सी वो दिक्कत हो सकती है। मेरा पॉइंट है कि अगर आपका ज्यादा टाइम है और आपको जाने नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चन दोबारा से प्रॉपर रीड करके जो भी लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, अ, जिस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत तिकड़म होती है, हम लोग पता है कैसे आंसर करते हैं? ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना तो हम वो पूरा नहीं पढ़ते, हम आधे के आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं और जज कर जाते हैं क्वेश्चन, अरे ये वो वाला है, और आंसर टिक करने में लग जाते हैं, थोड़ी सी बच जाती है। क्या कर लो, क्या कर लिया तुमने टाइम बचा के? अरे समझ, तो यू शुड प्लान। समझ रहा? आपका कितने देर का टेस्ट है? 1.5 घंटे का? 1.5 घंटे का है ना? समझ रहा है? तो आपको 15-15 मिनट के 6 पैचेस मिल रहे हैं, समझ रहा है? और आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 60। 60 एटलीस्ट रीड करना है, 55 करना है, ठीक है? आपके हर 15 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। इट मीन्स यू हैव 1.5 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन। 1.5 मिनट कम्स टू 1 मिनट एंड 30 सेकेंड। समझ रहे हैं? तो आप पहले क्वेश्चन से अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। जो प्योर शॉर्टकट थ्योरी है उनको, मतलब आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि आप अगर स्पीड से भाग रहे होगे ना तो हमेशा सिली मिस्टेक्स हो जाएंगे। आराम से चलोगे तो सिली मिस्टेक का चांस जीरो कर देंगे। जब हमारे पास टाइम है तो हम क्यों जीरो करें? मतलब क्यों ना हम चांस, क्यों चांस छोड़ोगे कि तुम्हारा कुछ गलत हो पाए? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि बिजनेस का पेपर तुम्हारा आधे घंटे में हो गया, लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें तुम्हारा कुछ सिली मिस्टेक हो गई, अब वो मार्क्स से ही पता लगेगा, तो कैसा आखिरेगा? वो तो देते ही नहीं है ना आंसर शीट, कि तुम कहीं तुम लोग को रिग्रेट ना हो, सिर्फ गुस्सा है कि मार्क्स कम दिए। समझ रहा है? मैंने आंसर शीट मंगाई है बच्चों की बहुत बार, तो इसलिए मुझे पता है कि दिक्कत किसकी होती है। दिक्कत सिली मिस्टेक्स की होती है, जो जल्दीबाजी के कारण। ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस बात। दोनों तरफा जा सकता है। जनरली अकाउंट्स के पेपर में टाइम कब बचता है? क्योंकि आपका ये न्यूमेरिकल जोन। लेकिन अगर थ्योरी थ्योरी आई तो इसलिए प्लान कर लेना। समझ रहे? हर 15 मिनट पे चेक करना
10 क्वेश्चन हो गए क्या लगभग? हर 15 मिनट में देखते रहे, लगभग 10 क्वेश्चन हो गए क्या? अगर एकदम 15 मिनट में 15 क्वेश्चन हो गए तो भी थोड़ा सा आराम से पढ़ो, और 15 मिनट में 5 ही हुए तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, इसलिए बैलेंस करना पड़ेगा। समझ गए? चलो, फोर्थ देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यू। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यू मतलब, देखो कुछ लोग इस लाइन का मीनिंग पता कैसे निकाल लेते हैं कि स्टॉक को ओवर वैल्यू करना है, इसको ऊपर करना है, ऐसे तरीके का कुछ निकाल लेते हैं। जबकि इसका सीधा सिंपल सा अगर मैं हिंदी में मतलब निकालूं तो इसका मतलब बनता है कि स्टॉक के बारे में पता चला कि वो ओवर वैल्यूड है 3,000, यानी ज्यादा ही बढ़ा करके दिखा रखा है। यानी कि ये स्टॉक कितना दिख रहा है इसमें, बुक देखो जरा, 20,000 का, जबकि एक्चुअल में 17,000 का, हमने 3,000 जबकि बढ़ा कर दिखा। तो वो 3,000 अब क्या करना पड़ेगा, कम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो लॉस, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब सारे लॉसेज और प्रॉफिट एक एक करके इकट्ठा कर लेते हो, समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर एक साथ उसकी प्रॉफिट और लॉस की एंट्री पास करके और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या ये क्लियर है गाइस? ठीक है ना? चलो, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ब्रॉट अप टू 11,500। अब देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिख रही है इसमें, एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग वो 10,000 की है, उसको क्या करना है 11,500। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, व्हाट इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी? लॉस। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज लॉस। रिवैल्यूएशन में किस साइड आएगा? डेबिट साइड। आ रहा है समझ में? क्लियर है ना? और फिर कह रहा है देयर वाज नो टाइपराइटर रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट नाउ टू बी रिकॉर्डेड फॉर 4,000। अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट क्या करेंगे? क्या है, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। अनरिकॉर्डेड एसेट इज अ प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज लॉस। प्रॉफिट है तो किस साइड आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में? क्रेडिट साइड। क्लियर है? और उसका क्रेडिट साइड का टोटल करना, डेबिट साइड का टोटल करना, जो साइड ज्यादा है तो उस हिसाब से होगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट साइड का टोटल है तो लॉस। समझ में आ रहा है? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, थोड़ा आराम से कर सकते हैं, हो रहा है थोड़ा सा। ये देखो गाइस, ये आपकी रिवाइज बैलेंस शीट, इस तरीके से रिवाइज बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, देखो एमसीक्यू का कोई और छोर नहीं है, तुम ये मत सोचना कि मेरे को बैलेंस शीट बनानी नहीं आएगी। समझ रहा है? तुमसे एक अमाउंट पूछ लिया कि ये कितना दिखेगा तो क्या बताओ? समझ आ रही है ना बात? तो इसलिए एक चीज याद रखना, फुल क्वेश्चन करते हो बहुत सारे एमसीक्यू तुम्हारे ऑलरेडी प्रैक्टिस हुआ है। ठीक है ना? ये कब का है? जब रिवाइज वैल्यू से मेरी बैलेंस शीट दिखेगी, जब रिवाइज वैल्यू से मेरी बैलेंस शीट दिखने वाली है। क्या है क्लियर? अगर रिवाइज वैल्यू से मेरे को नहीं दिखानी है बैलेंस, मेरे को बैलेंस शीट पुराने वैल्यू से दिखानी है। देखो एक चीज समझ लो, जितना प्रॉफिट लॉस है सब एडजस्ट तो करनी पड़ेगा। जितना प्रॉफिट लॉस है सब क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब बैलेंस शीट में अगर मैं पुरानी वैल्यू से दिखाऊं तो पता है वो कैसा होता है? तो एक्चुअली में ऐसा होता है कि पहले रिवाइज करो, फिर रीस्टेट करो। मतलब मान लो बिल्डिंग बढ़ी, पहले बिल्डिंग बढ़ाओ, उसका प्रॉफिट किसको दो? ओल्ड पार्टनर्स को। फिर कम करो। अब कम कर रहे हो तो ये डिसीजन सबका है। मान लो कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया, ए और बी थे, जब बढ़ाओगे तो ए और बी को करोगे, लेकिन अब कम कर रहे हो तो ये तीनों का डिसीजन है, ऐसा मानो। तो कम करने का लॉस होगा, बढ़ाए तो प्रॉफिट हुआ, कम करोगे तो लॉस होगा। वो लॉस किसका होगा? तीनों का। लेकिन ये आपको आ नहीं रहा है, छोड़। क्लियर है? ठीक है, तो बस इसमें क्वेश्चन किए हुए